बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कम्युनिकेशन सीरीज़ में खुश आमदीद। आपके जहन में अक्सर ये सवाल आता होगा, हाउ टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली बाय रिमूविंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो आज हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन की राह में हायल रुकावटें कैसे दूर की जाएं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी मौसर तरसील पैगाम की बेहतरीन सूरत यह है कि ऑडियंस या रिसीवर को सेंडर का वही मीनिंग कन्वे हो जो सेंडर एक्चुअली कन्वे करना चाहता है या चाहती है। अगर ऑडियंस को सेंडर का इंटेंडेड मीनिंग कन्वे ना हो, अगर ऑडियंस मतलब गलत समझें, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है, कुछ गड़बड़ है। टुडे विल ट्राई टू सॉर्ट आउट हाउ टू ओवरकम दैट गड़बड़। हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स से और फिर हम रेमेडीज़ पे आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल बैरियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम एक कल्चर से दूसरे में मूव होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। रहन सहन बूद व बाश मुख्तलिफ होने से सोचने समझने का तरीका भी बदल जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि दो डिफरेंट कल्चर्स का मज़हब भी मुख्तलिफ हो। ये सारे डिफरेंसेस असल में कम्युनिकेशन बैरियर्स का किरदार अदा करते हैं। The second which I'll put on the list is language barriers। ये असल में एक तरह का कल्चरल बैरियर ही है, लेकिन बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ के बावजूद किसी भी दो इलाकों की ज़ुबान या लहजा मुख्तलिफ हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर्स कम्युनिकेशन बैरियर्स में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। उसके बाद आते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अगर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर सेंडर ख़ुद किसी मज़ाहिया बात पे इतना हंस पड़े, उसकी हंसी इतनी छूट पड़े कि वो प्रॉपरली बात ना कर पाए, तो उसकी बात क्या समझ आनी है। अगर दूसरी एक्सट्रीम की बात करें तो कोई शख्स थ्रू जेस्चर्स इतना गुस्से में लग रहा हो कि ऑडियंस उससे इंटरेक्ट करना ही न चाहे, तो भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती। चौथे कम्युनिकेशन बैरियर के तौर पे मैं बात करूँगा फ़िज़िकल डिस्ट्रैक्शंस की। इस ज़मन में मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बर्नार्ड एल एरवन के एक आर्टिकल से, जिसमें वो शोर की एग्ज़ाम्पल देते हैं। नॉइज़ हमारी कम्युनिकेशन को लेस इफ़ेक्टिव बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दो अशख़ास आपस में किसी आम मुद्दे पे बात कर रहे हैं और बेहंगम आवाज़ें अचानक आना शुरू हो जाएं, तो ऐन मुमकिन है कि वो बात का गलत मतलब निकालें या बात सिरे से समझ ही ना पाएँ। उसके बाद अगर कोई शख्स कमरे के अंदर से बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो भी ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है, ये कम्युनिकेशन को लेस इफ़ेक्टिव बनाता है। फिर उसके बाद पाँचवें पे मैं रखूँगा हेल्थ इश्यूज़ को एज अ कम्युनिकेशन बैरियर्स। मसलन अगर किसी का गला ख़राब है तो वो क्या इंटरेक्ट करेगा किसी के साथ, बल्कि ऑडियंस उल्टा कहेगी कि भाई आप रहने ही दें। नाउ हाउ टू ओवरकम दीज कम्युनिकेशन बैरियर्स। इस ज़मन में हमने जो पहली चीज़ करनी है वो है क्लैरिटी इन आइडियाज़। अगर हम रम्ज़ वाली बातें करेंगे, दोहरे मतलब वाली बातें करेंगे, तो वो ऑडियंस को समझने में मुश्किल होगी। लिहाजा सीधी सादी बात करें। ये कम्युनिकेटर की ज़िम्मेदारी है कि वो ऑडियंस तक समझ आने वाली बात कन्वे करे। उसके लिए उसने अपने माइंड में एक आइडिया डिज़ाइन करना है और फिर आसान अल्फाज में उसको ऑडियंस तक पहुंचाना है। दूसरी चीज़ है, दूसरी जो मिटिगेशन हम कर सकते हैं, दैट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज़ करें। ग्रामर और कंपोजिशन इतनी कॉम्प्लेक्स ना यूज़ करें कि ऑडियंस सर खुजाना शुरू कर दें, बल्कि आम आसान ज़ुबान में बात करें, आसान से आसान अल्फाज यूज़ करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, ऑडियंस की अपनी कौन सी बोली है इसका भी ज़रूर ख्याल रखें। मसलन हम अगर किसी ऐसे इलाके में जाके अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें जहाँ पे इंग्लिश समझी ही नहीं जाती, तो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन का बहरान पैदा होना है। या हम अगर किसी इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के सामने उर्दू में राग अलापना शुरू कर दें, तो भी कम्युनिकेशन लेस इफ़ेक्टिव होगी। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज़ करें। उसके अलावा एक और चीज़ जो हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं वो है
آفٹر آور کمیونیکیشن، آفٹر آور ٹاک یا ڈیورنگ آور انٹریکشن ہم فیڈ بیک لیتے رہیں ساتھ ساتھ۔ آڈینس یا ریسیور سے یہ جاننے کا بہترین طریقہ ہے کہ انہیں ہمارا ایکچوئل میننگ کنوے ہوا ہے یا نہیں، کہ ان سے کوسچنز کریں۔ گیو ٹائم اینڈ اسپیس فار کوسچنز۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہماری وربل اور نان وربل کمیونیکیشن آپس میں سنکرونائز کر رہی ہو، یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری باڈی لینگویج میچ کرتی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم اگزامپل دیتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں کی، یعنی ہم لیٹ سے کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، تو ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ ظاہر ہے 5 انگلیاں بتانے کے لیے ہمیں 5 انگلیوں کو ہی سمبلائز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے کچھ ذمہ داریاں آڈینس پہ بھی عائد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈونٹ بی اسٹیریوٹائپ۔ ہم اکثر رنگ اور نسل کی بنیاد پہ پہلے سے ہی ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ کمیونیکیٹر یا سینڈر فلاں طرز کا ہے، لہٰذا اس کا میسج بھی فلاں طرز کا ہی ہوگا۔ بی آبجیکٹو فار اے پرٹیکولر سچویشن۔ ہم پہلے سے جو باتیں مائنڈ پہ بنا کے رکھتے ہیں اس سے ہمیشہ میسج غلط کنوے ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی ایک خاص سچویشن کے لیے صرف اسی سچویشن کی حد تک رہیں اور آبجیکٹیولی میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ آڈینس نے کرنی ہوتی ہے فار افیکٹو کمیونیکیشن، دیٹ از الرٹنیس۔ ایکٹیولی افیکٹولی آپ لسن کریں گے، آپ الرٹ رہیں گے ڈیورنگ دیئر ٹاک یا ڈیورنگ انٹریکشن بائی اے سینڈر، تبھی آپ کو ایکچوئل میننگ کنوے ہو پائے گا۔